हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सटर्नल ट्रेड, प्राइस मूवमेंट एंड मॉडर्न बैंकिंग। तो इस चैप्टर के अंतर्गत आज जिस प्रश्न के ऊपर हम बात करेंगे वह है ब्रिटिश शासन के अंतर्गत बाह्य बाजार के लिए भारतीय उत्पादन का वर्णन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। 18वीं शताब्दी तक भारतीय हस्तकला उद्योग काफ़ी उन्नत स्थिति में थे और वे अपनी कला और गुणवत्ता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। इस समय तक भारत विश्व का प्रमुख औद्योगिक देश माना जाता था। यहाँ के वस्त्र सूती, रेशमी तथा ऊनी, मीनाकारी पत्थर एवं लकड़ी की खुदाई, पीतल एवं तांबे की मूर्तियाँ, जहाज निर्माण, लोहा, कागज़, कांच आदि कुटीर उद्योग अपने विकास की चरम सीमा पर थे। ये उद्योग देश के सभी वर्गों के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति तो करते ही थे, बल्कि विदेशों को भी अपना माल निर्यात करते थे। उस समय के उद्योगों को जो उद्योग है दो भागों में विभाजित थे। नंबर 1, ग्रामीण उद्योग तथा शहरी उद्योग। ग्रामीण उद्योगों में गांव में निवास करने वाले सभी वर्ग के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली वस्तुओं का निर्माण जैसे बढ़ई, लोहार, कुम्हार, जुल्हा, मोची आदि द्वारा किया जाता था। शहरी उद्योग में दो प्रकार की वस्तुएं तैयार की जाती थी। प्रथम उद्योगों में सामान्य जनता द्वारा प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं बनाई जाती थी, जबकि दूसरे प्रकार हस्तकला उद्योगों में कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती थी, जिनके द्वारा बादशाहों, राजकुमारों, नवाबों तथा विदेशी बाजारों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती थी। यूरोपीय कंपनियों के आगमन के पश्चात कुछ समय तक देश का विदेशी व्यापार भारत के पक्ष में रहा और यहाँ की बनी वस्तुओं की मांग विदेशों में बनी रही। अतः ब्रिटेन जैसे देशों में भारतीय कपड़ों की मांग में वृद्धि होती रही, परंतु यह स्थिति जो है ज़्यादा दिनों तक नहीं रही। बाह्य बाजारों के लिए भारतीय उत्पादन, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है सूती वस्त्र। भारत के सूती वस्त्र देश और विदेशों में बहुत लोकप्रिय थे। 18वीं शताब्दी में विदेशी बाजार के लिए सूती वस्त्र काफ़ी मात्रा में बनाया जाता था, जिसमें छीट, लट्ठा, मलमल आदि बहुत प्रसिद्ध था। 1757 में प्लासी के युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में कंपनी का शासन स्थापित हो गया। अतिशीघ्र ही कंपनी ने सूती वस्त्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। ब्रिटेन के पूंजीपतियों के दबाव में कंपनी ने ऐसी नीति अपनाई जिससे वस्त्र उद्योग को काफ़ी धक्का लगा। बुनकरों को जो है बहुत कम मजदूरी दी जाती थी, अतः बुनकरों ने अपना पैतृक व्यवसाय छोड़कर दूसरे व्यवसाय अपनाने शुरू कर दिए। 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी नीति में परिवर्तन करना पड़ा। उसने भारत में कच्चा माल खरीदना शुरू कर दिया और भारत में ब्रिटेन के आधुनिक उद्योगों में बनी वस्तुओं का आयात करना जो है आरंभ कर दिया। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में भारतीय माल पर भारी आयात कर लगा दिए गए। 1858 में भारत में क्राउन का शासन स्थापित हो गया। इस दौरान भारत में विदेशी वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के समय विदेशों में भारतीय वस्त्र की मांग बढ़ी। 1942 तक भारतीय वस्त्रों का जो निर्यात है वो 38.75 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा और 1950-51 में बढ़कर 105.78 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे जूट की। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में विदेशी बाजार के लिए जूट का उत्पादन भी काफ़ी मात्रा में किया जाता था। भारत में जूट को सन, पट, गोनी, भांग आदि के नाम से जाना जाता था। बंगाल में हाथ से जूट की कताई एवं बुनाई का काम होता था। 19वीं शताब्दी में भारत में आधुनिक जूट उद्योग स्थापित किए गए। 1855 में हुगली नदी के पश्चिमी तट पर स्थित रिचरा नामक स्थान पर पहली जूट मिल लगाई गई, जिसे लगाने का श्रेय ब्रिटिश सेवा निवृत्त अधिकारी जॉर्ज ऑकलैंड को जाता है। इसके पश्चात भारत में जूट मिलें स्थापित करने का सिलसिला जो है आरंभ हुआ। प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के समय जूट उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। हालांकि आर्थिक महामंदी 1929 से 33 तक इस उद्योग को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परंतु 1937 में यह उद्योग पुनः विकास की ओर अग्रसर हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेशम वस्त्र।
ब्रिटिश शासन के दौरान रेशम वस्त्रों का भी विदेशों में निर्यात किया जाता था। भारत में बंगाल रेशम उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। यहाँ से काफ़ी संख्या में विदेशों को रेशमी वस्त्र के टुकड़ों का निर्यात किया जाता था। नेक्स्ट हम बात करेंगे नील। भारत में विदेशी बाज़ारों के लिए नील का भी उत्पादन किया जाता था। भारत में गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बंगाल नील उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे। 1914 में भारतीय नील के निर्यात में वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य वस्तुएं भी थी जिनका बाहरी देशों में निर्यात किया जाता था, जिसमें भारत में विदेशी बाज़ार के लिए सोरा, ऊन, चाय आदि का भी उत्पादन किया जाता था। ब्रिटेन, अमेरिका तथा एशिया के अनेक देशों में इन वस्तुओं की बहुत मांग थी। निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि भारत में विदेशी बाज़ारों के लिए सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्रों, जूट, नील, सोरा, ऊन, चाय आदि का उत्पादन किया जाता था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का व्यापार इंग्लैंड के पक्ष में रहा। 1857 से 1914 ईस्वी के बीच विदेशी बाजार में जोरों पर वृद्धि हुई। हालांकि विदेशी बाजार में उतार चढ़ाव भी आते रहे। तो गाइस, ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सीक्वेंस से सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट आपको एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए और इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एक पे एक प्लेलिस्ट तैयार की गई है, जिसमें सीक्वेंस से सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।